हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने कोरियन सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 2022 में आई ये सीरीज़ है, जूनल एक्ट पे बनी है और सच में बहुत अच्छी सीरीज़ है। सबसे पहले मैं कुछ कैरेक्टर्स के नाम बता देती हूँ आपको, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है सिमियन जॉक, जो कि वहाँ जज है जूनल एक्ट के डिस्ट्रिक्ट में। और सेकंड जज है हमारा चतेजू। सेकंड और थर्ड सीनियर जज है हमारा कांग वू जंग। और हमारा सेकंड सीनियर जज है नंग घ्यो ही। तो एपिसोड की शुरुआत हमें इस तरीके से दिखाई जाती है कि एक 13 साल के पेक्संगू नाम के बच्चे ने युनजियो 8 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया होता है, और वो पुलिस स्टेशन में आकर इन सब बातों को कबूल करता है कि उसने उस बच्चे का कत्ल कर दिया है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि पुलिस किसी बच्चे की बॉडी को ढूंढ रही होती है और उन्हें उस बच्चे के बॉडी पार्ट्स एक छत पे मिलते हैं किसी पॉलीथीन में बंधे हुए। और पूरी बिल्डिंग में हफदड़ मच जाती है और पूरे योनवा डिस्ट्रिक्ट में भी। सीन शिफ्ट करके हमें सिमियन जॉक दिखाई जाती है, जिनका न्यू न्यू अभी ट्रांसफ़र हुआ होता है योनवा हाई डिस्ट्रिक्ट में, और वो अपना ऑफिस देख रही होती है अपने एक एम्प्लॉय के साथ, और अपना कैबिन भी। तभी भी हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कंग वंग जू, जो एक न्यूज़ स्टेशन में भी काम करते हैं और साथ साथ वे जनरल एक्ट डिस्ट्रिक्ट के सीनियर जज भी होते हैं। और वो अपना काम हमेशा ईमानदारी से करते हैं। तभी उन्हें वहाँ से कॉल आता है कि एक बच्चे की मर्डर केस के लिए उन्हें बुलाया जाता है। तभी वो अपने तीनों जज के साथ डिस्कस करते हैं कि वो कैसे आगे कार्रवाई करेंगे ये सब। और वो तारीफ़ भी करते हैं सिमियन जॉक की कि वो एक अकेली जज है जो इतने आगे बढ़ पाए। तभी सारे मिलकर डिस्कस करते हैं कि उन्हें दूसरे बच्चों के साथ जो रिहा हो चुके हैं उनके साथ डिनर करना होता है, और सिमियन जॉक को भी लेकर आ जाते हैं साथ में, और सारे बच्चों के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी सिमियन जॉक उन बच्चों को बहुत ध्यान से देख उसी दौरान हमें सिम दालगी और कुराक दो सियोक भी दिखाए जाते हैं, जो कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला बनना चाहता था। और सिम दालगी एक पार्लर में काम करती है, सैलून में। और तभी वो सारे एक दूसरे से हंसी मजाक करने लग जाते हैं और बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, और वो सभी से उनके हालात पूछते हैं और वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ना चाहते हैं। वो सारी बातें पूछ सकते हैं जिससे वो खुश रह सके, और वो आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं वो सब बातें भी करते हैं। पर सिमियन जोक थोड़ी परेशान सी दिखाई देती है, और वो बिल्कुल भी उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाती और ध्यान नहीं देती है, और वो सिर्फ ध्यान दे रही होती है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। तभी एक बच्चे को रोक लिया जाता है कि उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने चोरी की है, और वो मना करती है। लेकिन सिमियन जोक कहती है पुलिस को कॉल करो, उसी बच्चे ने चोरी करी है। और सब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, सिमियन जोक को ही बोलते हैं कि बच्चों पे एक बारी ट्रस्ट करना चाहिए। पर सिमियन जोक कहती है मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती बच्चे को। छतेजू और सिमियन जोक बहस करने लगते हैं इस बात पे कि बच्चे सही हैं या गलत। सिमियन जोक कहती है बच्चे कभी नहीं बदलते हैं, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। और छतेजू कहते हैं उन्हें एक बार ही मौका देना चाहिए उनकी बातों का, और उसी बच्चे को सिर्फ रिहा हुए कुछ ही घंटे होते हैं। तभी उनका एक एम्प्लॉय उनकी तरफ भाग के आता है और कहता है कि उन्हें पर्स टेबल के नीचे मिल गया है। तभी उस तरफ सारे जाते हैं कि देखने के लिए कि पर्स उन्हें कैसे मिला है, और छतेजू कहता है मैं उन बच्चे को देखना चाहिए जाके। तभी सिमियन जॉक भी जाती है, और वो लड़की बैठ के रो रही होती है कि उसने चोरी नहीं की, मैंने कहा था कि मैंने कसम भी खाई थी। और सिमियन जॉक भी जाके उधर खड़ी हो जाती है। तब भी वो लड़की कहती है सिमियन जॉक से मुझसे माफ़ी मांगो कि आपने बोला था कि मैंने चोरी करी है। पर सिमियन जॉक कहती है उसने सब देखा है कि उसने चोरी करी है। तभी वो कहती है उसकी जेब की तरफ हाथ करके कि राइट जेब में उसकी क्या है। सिमियन जॉक उससे कहती है कि उसने देखा था उसे चोरी करते हुए, और वो जानती है उसकी राइट जेब में क्या है। तभी वो वापस इशारा करती है उसकी राइट जेब की तरफ, और वो लड़की काफ़ी घबरा जाती है मानो उसी ने चोरी करी हो। और फिर छतेजू उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि अगर तुमने चोरी नहीं किया तो सिर्फ राइट जेब उसे चेक कर। पर वो लड़की उसे राइट जेब चेक नहीं करने देती और छतेजू को भी पीछे हटा देती है जैसे उसी ने चोरी करी। और वो घबराने लग जाती है कि उसने कसम भी खाई थी उसने कुछ नहीं करा है, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। और वो अपने दोनों एम्प्लॉयज़ को आगे कर देते हैं उसकी जेब चेक करने के लिए, और बाकी दोनों एम्प्लॉयज़ को वो पीछे हटाने लग जाती है और बहुत वायलेंट सा बिहेव करती है। बट वो दोनों उसकी जेब चेक करने लगते हैं तो पर्स नीचे गिर जाता है, मतलब चोरी उसी ने करी थी। सिमियन जॉक उस पर्स को हाथ में पकड़ लेती है और उस पर्स को खोल के देख लेती है कि वो किसी और का पर्स है, और साफ पता चल जाता है और उसने उसको देखा था उनका पर्स उसके बैग से निकालते हुए। तो सिमियन जॉक पहले से ही जानती थी कि उसी ने ही चोरी करी है। फिर हमें सेकंड डे दिखाया जाता है जिसमें बेक्संगो की सुनवाई चल रही होती है, जिसमें वो पागलों की तरह हंसने लगता है और वो बताने लगता है कि उसने उस बच्चे को किस तरीके से मारा।
किस तरीके से अपने घर तक लेके गया और वो बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करता है और बहुत ज़्यादा साइकोपैथ जैसा बिहेव करता है और हँसने लग जाता है बहुत तेज़-तेज़ कि वो उस बच्चे को अपने घर तक लेके गया और उसने छुपन-छुपाई का खेल खेलने के लिए उससे बोला और वो उसके बेड के नीचे जाके छुप गया। उसने बोला वो अगर बाहर आया तो वो उसको मार देगा और वो बच्चा जैसे ही उस बेड से बाहर की ओर देखने लगता है और वो सोचता है कि बेक्संगू चला गया, तो आगे की ओर बढ़ने लग जाता है उस बेड से बाहर निकलने के लिए। पर तभी वो बाहर निकल के देखता है तो बेक्संगू उस बेड के ऊपर ही बैठा होता है उसको मारने के लिए और उसको पकड़ के घसीटने लग जाता है और उसको मार देता है। वो बताने लगता है और हँसने लगता है कोर्ट में ये बात और सब उसकी ओर देखने लगते हैं और सिमियन ज़ोंग भी उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखने लगती है कि वो बता भी कैसे रहा है। उसके बाकी एम्प्लॉइज़ भी उसे बुरा-भला कहते हैं कि कितना बदतमीज़ है ये जो बता रहा होता है और छत्तेजू भी पीछे बैठा रहता है और वो भी सारी चीज़ें देखता रहता है। तभी वो कहता है कि उसे बहुत अच्छा लगा और ये सब करना उसे पसंद है इसलिए उसने ऐसा करा। तभी हमें उसकी माँ दिखाई जाती है बेक्संगू की जो कहती है कि रिहाई में वो इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे बहुत ज़रूरी काम था। तो सिमियन ज़ोंग हँस के कहती है कि ज़रूरी काम और तभी वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं कि उसकी माँ एब्सेंट थी जब उसकी सुनवाई चल रही थी तो। और उसकी माँ कहती है कि उसे बहुत ही ज़रूरी एक काम था इसलिए वो आ ना सकी। अभी हमें सिमियन ज़ोंग दिखाई जाती है युनजी हो की माँ के साथ, जो कि उसे बता रही होती है कि उसके बेटे के मरने का उसे बहुत ज़्यादा ही दुःख है। और वो कहती है कि वो सारे बच्चे नाबालिग थे तो से युनजी हो की माँ कहती है कि उन बच्चों को क्या सज़ा नहीं होगी कि उनके नाबालिग होने की वजह से वो कैसे किसी बच्चे की जान ले सकते हैं। अगर उन्हें सज़ा नहीं होगी तो और भी बच्चों की लेगी और वो काफ़ी रोने लग जाती है। बहुत इमोशनल सीन क्रिएट हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होके कंग वंग जंग दिखाए जाते हैं जिन्हें अब राजनीतिक में आने के लिए एक न्योता दिया जाता है क्योंकि वो काफ़ी फेमस होते हैं क्योंकि टीवी पर भी आते हैं और जुवेनाइल जज भी होते हैं और उनका करियर भी बहुत क्लीन होता है इसलिए उन्हें राजनीतिक में भी बोला जाता है और सेकंड सुनवाई का दिन भी आ जाता है। सेकंड सुनवाई के दिन बेक्संगू कहता है कि उसे किड्सोफेमिया था और उसका पेपर भी दिखाता है कि किड्सोफेमिया होने के कारण ही उसने ये सब किया और उसने अपने मन से नहीं करा ये सब। तो वो पेपर आगे की तरफ करके कहता है ये लो पकड़ो पेपर सिमियन ज़ोंग को और देख लो। तभी सिमियन ज़ोंग उस पेपर को देखने लग जाती है और वो देखती है कि उस पे लिखा हुआ है कि वो अबनॉर्मल है, उसे किड्सोफेमिया है, उसे भ्रम की बीमारी है जिससे उसने ये सब ऐसा किया है। और तभी सिमियोन ज़ोंग उसकी तरफ देख के हँसती है, मानो यहाँ वो कुछ जानती हो। सिमियोन ज़ोंग उससे कहती है कि अगर उसने ये सब किया तो उसने एक जगह पर ध्यान लगाया कैसे? अगर उसे किड्सोफेमिया है तो एक जगह पर ध्यान लगा ही नहीं सकता किसी काम को करने के लिए। और सिमियोन ज़ोंग ने केस की फाइल्स और सारी रिकॉर्डिंग्स पहले ही पढ़ ली होती है। सीसीटीवीज़ कैमरेज़ भी देख लिए होते हैं उसने कि किसने क्या किया है। तो वो सवाल करती है उससे कि अगर वो उस बच्चे को अपने घर तक भी ले गया तो कैसे लेके गया? क्या वो एक चीज़ में इतना ध्यान लगा पाता है कि उसने हर चीज़ इतनी साफ-सफाई से कर ली, इतनी क्लीननेस से कर ली कि कोई उसे पकड़ ही ना पाए। और तभी वो उससे पूछती है क्या वो उस बच्चे को अपने घर तक अकेला ही लेकर आया था? तो कैसे लेकर आया? उसका ध्यान तो एक जगह लगता ही नहीं है, किड्सोफेमिया के तो ये लक्षण होते हैं। और तभी वो उससे पूछती है कि उसने उन सब चीज़ों को क्लीन कैसे करा? जो कि क्लीन करना बिल्कुल भी आसान उसके अकेले का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। जो अगर उसे किड्सोफेमिया है तो वो कैसे अकेले ये सब काम कर सकता है और सारी ही चीज़ों को छुपाना और सारी चीज़ों को कैसे उसने हैंडल कर लिया अकेले। तभी बेक्संगू बहुत अजीब-सा बिहेव करने लगता है सिमियोन ज़ोंग की बात पे मानो वो कुछ छुपा रहा हो, वो कुछ राज़ जानता है और वो किसी और को ही छुपा रहा हो। तो बेक्संगू बहुत ज़्यादा अजीब-सा बिहेव करने की वजह से बहुत ज़्यादा डरने भी लगता है। तभी यहाँ असली राज़ खुलते हैं कि उसने ये मर्डर करा ही नहीं। तभी हमें वो सीसीटीवी दिखाई जाती है जिसमें साफ दिख रहा है कि एक लड़की उस लड़के को वहाँ पे से लेके जा रही है और सिमियन ज़ोंग ने वो साफ देख लिया था कि वहाँ बेक्संगू था ही नहीं, वहाँ कोई और लड़की थी। तो तेज-तेज चिल्लाने लग जाता है बेक्संगू, वो घबरा जाता है कि जैसे कि वो जानता था और वो कहने लगता है कि उसने कुछ नहीं किया, मैंने किया सब कुछ, उसने कुछ भी नहीं करा। तो सिमियोन ज़ोंग कहते हैं कि मेरा शक सही निकला, मैं बिल्कुल सही थी कि तुमने ये अकेले करा ही नहीं है, तुम्हारे साथ कोई और था।
तभी बैक्संगू बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करता है और चेयर्स उठाने लग जाता है सिमियोनजोक को मारने के लिए। तभी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। सिमियोनजोक कहती है वो जानती थी कि तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, स्टार्टिंग से ही तुम कुछ छुपा रहे थे। और तभी उनकी एक एम्प्लॉय आती है और पेपर देती है और कहते हैं सिमियोनजोक मैम ने ये पेपर मंगवाया है, सिमियोनजोक मैम को दे दो। सिमियोनजोक मैम वो पेपर लेती है और उसकी तरफ देखती है और तभी उन्हें पता चल जाती है कि उस लड़की और बैक्संगू के बीच बहुत सारी कॉल्स हुई थी उस दिन से, और पहले भी बहुत सारी कॉल्स हो चुकी है। और तभी वो उस फ़ोटो को दिखाती है और कहती है कि यही थी ना वो। और तभी हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि उस मर्डर केस पे वो लड़की थी। उस वो हुडी उस लड़की ने पहनी थी, ना कि बैक्संगू ने। उस हुडी में उस लड़की का चेहरा हमें फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है प्रॉपरली, कि वो कैसे वो कैमरास की तरफ देख रही होती है। और ये वो लड़की होती है, इसका नाम हान ई यून होता है। तभी सिमियन ज़ोक बैक्संगू को वापस ले जाने के लिए कहते हैं कि इसे वापस ले जाओ, हम हम अगली सुनवाई पर बात करेंगे। तभी हमें सिमियन ज़ोक मैम और छत्तेजू सर दिखाए जाते हैं साथ में, और वो बात करते हैं कि उन्हें उस दिन की फुटेज निकलवानी होगी जिस दिन बैक्संगू ने खुद आकर पुलिस स्टेशन में सिलेंडर करा था। तभी वो फुटेज की तरफ देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि बैक्संगू रोड के उस तरफ देख रहा है, और दूसरी तरफ की फुटेज देखने पर उन्हें कुछ और ही दिखाई देता है कि वहाँ हान इन यून खड़ी थी और उसी की तरफ देख रही थी, मानो उसी ने उससे कहा हो कि जाके पुलिस स्टेशन में ये सब बातें कहे। उसकी तरफ देखने की वजह से उन्हें ये सब बातें पक्का यकीन हो जाता है कि हान इन यूंग भी इस मर्डर में शामिल है। तभी हमें सिमियन ज़ोक मैम दिखाई जाती है जो हान इन यून को पकड़ने के लिए एक गेम स्टेशन पे आई होती है। तभी वहाँ गेम स्टेशन का मालिक आके उससे बोलता है कि आप कौन हो और किसको पकड़ने आए हो। तभी वो कहती है कि वो एक जज है और वो एक बच्चे को पकड़ने आई है। और वो कहता है कि आप रात को यहाँ पे नहीं आ सकते। तभी वो कहती है रात के 10 बज चुके हैं और यहाँ पे बच्चे आने भी अलाउड नहीं है। और वो कहती है चाहे तो पुलिस को कॉल कर सकता है, उससे 13 लाख का जुर्माना भरना होगा और उसे 6 साल की जेल भी होगी। तभी वो कहता है नहीं नहीं, आप ढूंढ लो, आपका मन करे वो करो, आप ढूंढ लो। बिल्कुल ही शांत हो जाता है ये तो, और कहते हैं बच्चे भी ढूंढने लगे जज। तभी सिमियन ज़ोक मैम को हान ई यून मिल जाती है और वो तभी किसी और को कॉल मिलाकर कहते हैं कि यहाँ जल्दी ही आ जाए, मुझे वो मिल गई है। और वो कॉल पे कुछ और भी कहते हैं जो हमें दिखाया नहीं जाता एपिसोड में। और तभी हमें सिमियन ज़ोक मैम दिखती है जो कि हान यून इन के पास जाकर कहती है कि वो अपने हेडफोन उतारे, और कहती है वो बैक्संगू को जानती है। तो वो काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि आप कौन हो। और वो कहते हैं कि पुलिस को बुला के तमाशा भी कर सकती हो, और वो उसके साथ चुपचाप चले। और वो मान भी जाती है और कहती है ठीक है, मैं आपके साथ चल रही हूँ। तभी हान यून खड़ी हो जाती है सिमियन ज़ोक मैम के साथ चलने के लिए, मानो वो एक एक्टिंग करती है उसके साथ जाने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो साथ चल रही होती है और दो बंदों को आगे आके देख उसे धोखा देकर आगे भाग जाती है। और तभी सिमियन ज़ोक मैम भी उसका पीछा करती है बहुत आगे तक, और वो बहुत तेज़ तेज़ भागने लग जाती है, लोगों को धक्का भी देती है। तभी हम हान ई उनको काफ़ी घबराते हुए भागता देखते हैं और सिमियन ज़ोक मैम भी उसके पीछे भागती है। तभी वो भागते भागते एक सुनसान जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ का गेट आगे की तरफ से बंद होता है। और हान यून काफ़ी घबरा जाती है और गेट को तेज तेज़ हिलाने लगती है कि उसे बाहर जाना है, छोड़ो छोड़ो, वो उसे बाहर जाना है। तभी हम पीछे से देखते हैं कि सिमियोन ज़ोक मैम भी आ रही होती है और हान यूजन भी काफ़ी घबराई हुई दिखाई देती है। और तभी हमें पता चलता है सिमियोन ज़ोक ऐसे बच्चों से काफ़ी नफ़रत करती है, वो ऐसे बच्चों को पसंद ही नहीं करती। वो कहती है मुझे नफ़रत है तुम जैसों से, और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज़।